जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक सेपरेशन टेक्निक है जो कि मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को उनके साइज़ के बेसिस पे सेपरेट करते हैं। और उस टेक्निक को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन के लिए जेल यूज़ किया जाता है। और जो जेल पर इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जाता है, जिस वजह से जेल पर इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल साइज़ के बेसिस पर सेपरेट होते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम जेल में इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन के लिए, इसलिए इस टेक्निक को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। ये जो जेल होता है ये दो तरीके का होता है, एग्रो जेल एंड पॉलीअक्रिलामाइड जेल। एग्रो जेल का पोर साइज़ ज़्यादा होता है पॉलीअक्रिलामाइड जेल से, इसलिए एग्रो जेल लार्ज मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे डीएनए एंड आरएनए। एंड पॉलीअक्रिलामाइड जेल स्मॉल साइज मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन या फिर स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, इस तरह के फ्रेगमेंट्स को आइसोलेट करने के लिए पॉलीअक्रिलामाइड जेल यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं लैब में हम ये टेक्निक किस तरह से परफॉर्म करते हैं, मींस मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन किस तरह से होता है। तो जब ये टेक्निक लैब में परफॉर्म करते हैं तो हमें चाहिए सैंपल। जिस भी सैंपल को हम एनालाइज करना चाहते हैं, सपोज़ पीसीआर प्रोडक्ट है जिसको हम एनालाइज करना चाहते हैं कि उसमें कितने कितने फ्रेगमेंट्स के डीएनए सेगमेंट हैं। जब हमारे पास सैंपल होता है तो सेकंड स्टेप होता है एग्रो जेल बनाना। एग्रो जेल बनाने के लिए हम एग्रोज वे करते हैं जो कि रेडीमेड मार्केट से पाउडर फॉर्म में मिलता है। एग्रो जेल को वे करने के बाद हम उसमें टीए या टीबी बफर डिज़ोल्व करके माइक्रोवेव करते हैं। लगभग 2 मिनट तक हम सॉल्यूशन को बॉयल करते हैं ताकि ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन फॉर्म हो। जब ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है तो उसके बाद हम इस सॉल्यूशन को माइक्रोवेव से निकाल लेते हैं। जब नॉर्मल थोड़ा कूल डाउन हो जाता है, लगभग 50 सेंटीग्रेड तक इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर पहुंच जाता है, देन उसके बाद हम इस एग्रोज जेल को इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट की एक कास्टिंग ट्रे होती है, उस कास्टिंग ट्रे में हम कोम लगाते हैं। देन कोम लगाने के बाद, कास्टिंग ट्रे में कोम लगाने के बाद तब हम इस सॉल्यूशन को उसमें पोर करते हैं। बहुत केयरफुली पोर करते हैं ताकि बबल फॉर्म ना हो। पोर करने के बाद हम इस सॉल्यूशन को 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये सॉल्यूशन यहाँ पर सॉलिडिफाइड हो सके। जब ये सॉलिडिफाइड हो जाता है उसके बाद हम कोम को रिमूव कर लेते हैं। कोम रिमूव करने के बाद जहाँ पर कोम था वहाँ पर वेल्स फॉर्म हो जाते हैं और इन वेल्स में हम अपने सैंपल को लोड करते हैं। तो ये हमारा जेल प्रिपेयर हो जाता है। जब जेल प्रिपेयर हो जाता है, जेल प्रिपेयर होने के बाद हम इस जेल को इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में रखते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में रखने के बाद यहाँ हम ध्यान रखते हैं कि जो जेल के वेल्स हैं, जो साइड जेल के वेल्स हैं, वो कैथोड की साइज़ होने चाहिए क्योंकि डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक करंट रन होगी तो डीएनए नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की साइड अट्रैक्ट होना चाहिए, जिस वजह से हमें ध्यान रखते हैं कि वेल्स कैथोड की साइड रखने जाते। जेल को हम जब इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में रखते हैं तब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में टीएई या टीबी बफर फिल करते हैं। टीबी बफर इतना फिल करते हैं ताकि उसमें हमारा जेल डिप हो सके, ड्राई ना रहे। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट के जो एग्रो जेल हम प्रिपेयर करते हैं उसकी अलग अलग परसेंटेजेस होती है डिपेंडिंग कि हम कितनी साइज़ के डीएनए को आइसोलेट करना चाहते हैं। तो उसके बेसिस पर लगभग 0.7% से 2% तक का एग्रो जेल बनाया जाता है। एंड टीबी या टीए बफर, कोई भी हम बफर यूज़ करते हैं, इस सॉल्यूशन का स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है। जैसे टीए बफर बनाने के लिए हमें ट्रेस बेस एसिटिक एसिड एंड ईडीटीए रिक्वायर्ड होता है, या फिर अगर टीबी बफर
बनाना चाहते हैं तो टिस बेस बोरिक एसिड एंड EDTA रिक्वायर्ड रहता है। यहाँ पर टिस बेस एंड एसिटिक एसिड बफरिंग कैपेसिटी पैदा करते हैं। जो EDTA होता है ये एक चिलेटिंग एजेंट होता है जो कि मैग्नीशियम को चिलेट करता है और मैग्नीशियम डीएनएज एंजाइम को DNA को ब्रेक करता है। EDTA मैग्नीशियम को चिलेट करता है, यानी मैग्नीशियम नहीं होगा सॉल्यूशन में अगर तो हमारा DNA सेफ रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि DNA फंक्शनल नहीं हो पाएगा, क्योंकि Mg वहाँ पर जो कि DNA का कोफैक्टर है वो सॉल्यूशन में नहीं होगा EDTA की वजह से। तो यहाँ पर बफर से वर्किंग बफर प्रिपेयर करके उसका हम इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में लोड करते हैं। जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में बफर पोर कर देते हैं उसके बाद हम यहाँ पर डालते हैं, इन वेल्स में लोड करते हैं अपने सैंपल को हम पहले लोडिंग से पहले हम प्रिपेयर करते हैं। सैंपल को प्रिपेयर करना मतलब सैंपल में हम लोडिंग डाई एंड ग्लिसरॉल को मिक्स करते हैं। लोडिंग डाई इसलिए ताकि जब जेल में हमारा सैंपल रन होगा तो हमें ये पता रहे कि सैंपल की पोजीशन क्या है जेल में। DNA के स्ट्रैंड जब जेल में साइड तक पहुंचते हैं तो हम उस टाइम पर प्रोसेस स्टॉप कर सकते हैं। हम विजुलाइज कर सकते हैं कि स्ट्रैंड किस पोजीशन पर है जेल में ड्यूरिंग जब रन चल रहा होता है। उसके बाद जो ग्लिसरॉल ऐड किया जाता है, ग्लिसरॉल क्योंकि विस्कस सॉल्यूशन रहता है, ग्लिसरॉल का काम रहता है कि जो DNA है वो लाइट वेट होने की वजह से वेल से बाहर फ्लोट कर सकता है। जब हम उसमें ग्लिसरॉल डाल देते हैं सैंपल में, उस वजह से हमारा जो सैंपल है वो वेल में सेटल डाउन हो जाता है एंड सेपरेशन प्रोसेस प्रॉपर्ली होती है। तो जब सैंपल हमारा प्रिपेयर हो गया है, सैंपल को हम लोड करते हैं वेल में जब सैंपल लोड हो जाता है देन पूरे यूनिट को हम क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के बाद एक वोल्टेज मीटर अटैच होता है इस इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट से। इस वोल्टेज मीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट लगभग 80 to 150 वोल्टेज का होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट हम रखते हैं तो जो बेंड्स होती हैं DNA वेल के अंदर हैं वो जेल में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैं एक पॉइंट मिस कर गया कि जेल का फर्स्ट वेल में हम DNA लेडर लोड करते हैं। DNA लेडर में कितनी फ्रेगमेंट्स का DNA प्रेजेंट है वो हमें नोन होता है। तो DNA लेडर वेल में लोड करते हैं, उसके बाकी जो दूसरी वेल्स होती हैं वहाँ पर हम अपना सैंपल लोड करते हैं। और जब ये प्रोसेस रन होती है तो DNA का जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो जेल में मूव करना स्टार्ट करते हैं। और जब ये प्रोसेस लगभग 1 से 1.5 घंटे का होता है, जब ये पूरा रन कंप्लीट हो जाता है मतलब हमारा DNA के बेंड्स लास्ट तक दिखते हैं, हम जेल में हम प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं और उसके बाद अपने जेल को वहाँ से ले लेते हैं और इस जेल को UV विजुअलाइजेशन के लिए ले जाते हैं। क्योंकि जेल में ये तो हम इस जेल को ETBR सॉल्यूशन से वॉश करें। ETBR क्या करता है? ETBR DNA के साथ ग्रुप फॉर्म करता है, DNA के साथ बाइंड हो जाता है और ये ETBR फ्लोरेंस इनटेक का काम करता है। जब ये ETBR DNA से बाइंड हो जाता है और हम अपने जेल को UV लाइट में रखते हैं तो UV लाइट में रखने के बाद ETBR फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है एंड इस वजह से हम इजीली ये चेक कर पाते हैं कि DNA के बेंड किस पोजीशन क्या है जेल में। और उसके बाद या फिर हम क्या कर सकते हैं कि एग्रो सॉल्यूशन को लगभग 50 सेंटीग्रेड तक कूल डाउन करते हैं। पोर करने से पहले उस टाइम पर हम उसमें ETBR सॉल्यूशन ऐड कर सकते हैं। तो ये 2 प्रोसेस होते हैं। ETBR को हम ऐड करते हैं, देन हम DNA को विजुअलाइज करते हैं UV के अंडर। UV यहाँ पर बहुत कम टाइम के लिए एक्सपोज की जाती है एंड बहुत लेस इंटेंसिटी की UV लाइट होती है।
इसलिए हमारा डीएनए के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती। एंड देन जब हम डीएनए को यहाँ विजुलाइज कर लेते हैं, हम ये मैच कर लेते हैं कि हमारा डीएनए सैंपल में जो डीएनए मॉलिक्यूल हैं वो लीडर की कौन से डीएनए के स्ट्रैंड के साथ मैच करते हैं, और इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि सैंपल में जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं उनकी कितनी कितनी लेंथ हो सकती है। उसके बाद हम इस सैंपल को फर्दर यूज़ कर सकते हैं दूसरे प्रोसेसेस के लिए एंड दूसरे एक्सपेरिमेंट्स के लिए। डीएनए की स्पेसिफिक फ्रेगमेंट्स को हम जेल से आइसोलेट करके दूसरे प्रोसेस या दूसरी एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एक ओवरव्यू है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ये टेक्निक हम परफॉर्म क्यों करते हैं। ये टेक्निक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिसर्च, डायग्नोस जेनेटिक डिजीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। थैंक यू।